जय हिंद दोस्तों। आज हम सेट नंबर 4 की ओर हैं, जिसमें कवर करेंगे उन तमाम क्वेश्चनों को जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा जो KBS, NBS, EMRS और किसी भी स्टेट लेवल की जो PGT स्तर की परीक्षाएं होती है। अभी हाल ही में BPSC का पेपर होने वाला है और हुआ भी था। हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, इन तमाम यानी कुल मिलाकर के आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी में जुटे हैं उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। मैं उनसे एक आग्रह और भी करूंगा, इसको ज़रा नोट बना कर लिखते रहें और ताकि उनको सही समय पर सही ऑप्शन की जानकारी प्राप्त हो पाए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इन मंगोल रिजाइम ट्रैवलर्स वर गिवन ए पास फॉर सेफ कंडक्ट विच वॉज कॉल्ड। मंगोल शासन में सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को दिया जाने वाला पास क्या कहलाता था? आपके ऑप्शन हैं कुबकर, कोबकुर, यम, पैजा, बाज। सही जवाब होगा पैजा, ऑप्शन नंबर सी। पैजा जो मंगोली भाषा में इसे जैरेज के नाम से भी जानते थे और पैजा वास्तव में एक फारसी शब्द है। एक तरह का पास होता था जो मंगोल साम्राज्य में ट्रैवलर्स या व्यापारियों को दिया जाता था। इस तरह का क्वेश्चन आपने प्रीवियस सेट में भी देखा होगा। और यह कुबकर और कुछ और भी समझते हैं आखिरकार कुबकर क्या था। कुबकर संचार पद्धति व्यवस्था जो थी उसके लिए दिया जाने वाला कर। दूसरा यम एक डाक प्रणाली थी और बाज जो कि व्यापारियों को दिया जाने वाला कर था। जो व्यापारी थे जिनके पास पैजा नामक पास हुआ करता था उनके जो टैक्स दी जाती थी उसे बाज के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। मैच फर्स्ट 1 to मैच लिस्ट सेकेंड, मैच लिस्ट 1 to लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एक तरफ जो है पूरा अवशेष है, दूसरी तरफ स्थल है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, दूसरी तरफ साइट्स। अब ऑप्शंस हैं, देखिए स्टोन एलिफेंट यानी प्रस्तर हाथी कहाँ पर प्राप्त होंगे? तो धौली से। ऑप्शन नंबर इसका जो देखिए 1 का पहले मिलान कर लीजिए आप, 1 का 2। 4 एशियाटिक लायंस यानी 4 एशियन सिंह, इसकी बात करें तो यह सारनाथ में है। तो सेकेंड बी का 4th वाला। ग्रैंड इंट्रांस गेटवे, भव्य प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार यह कहाँ है? यह जो सांची में है। ऑप्शन नंबर 1। त्रिमूर्ति प्रतिमा यह एलिफेंटा में है। तो इस तरह से मिलान करें तो आपका जो ऑप्शन 1 जो है वह सही ऑप्शन मिलता है। ए का सेकेंड पार्ट, बी का 4th, सी का 1st एंड डी का 3rd पार्ट, ये था राइट मिलान। इस तरह के अगर आप प्रश्नों को देखें तो अगर 1-2 सही बना लेते हैं, आपके मैच हो रहे हैं, तो तीसरा चौथा भी सही हो जाता है। थोड़ा सा इस तरह से बखूबी आप पॉइंट वाइज इसको नोट करते चलें। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के राजकवि थे? पूछा गया है पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? पहले मुगल बादशाह अपने दरबार में राजकवि को रखा करते थे, कवि रहा करते थे, उनको राजकवि के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, हुमायूं और शाहजहां। इसका सही जवाब होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। जो कि पंडित राज जगन्नाथ जहांगीर और शाहजहां दोनों के दरबार में कार्यरत थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब कभी जहांगीर और शाहजहां हो तो दोनों ऑप्शन देना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के आधार पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 44 अगले प्रश्न की ओर है। ऋग्वेद में किस देवता को 200 सूक्त समर्पित हैं यानी 200 हाइम्स डेडिकेटेड टू विच डायटी इन ऋग्वेदा? इसका ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। इसका सही जवाब होगा अरुण, अग्नि को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वह अग्नि। ऋग्वेद में इन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। इसका आंसर सही आंसर तो अग्नि होगा, लेकिन बाकी और भी ऑप्शन की अगर बात करें तो याद रखिए ऋग्वेद में इंद्र, ध्यान रखिएगा इंद्र ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है और इनको 250 सूक्त समर्पित है।
तो यह ऑप्शन आप ध्यान में रखें। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और इन्हें पुरंदर की संज्ञा भी की दी गई है और इनके नाम पे 250 सूक्त समर्पित है। अग्नि की बात किया था हमने, अग्नि के बारे में 200 सूक्त समर्पित हैं। और तीसरी बात अगर वरुण की करें तो यह महत्वपूर्ण तीसरे नंबर के देवता थे। इसके लिए 30 सूक्त समर्पित है, 30 सूक्त समर्पित हैं। और चौथा ऑप्शन सोम, इन्हें पेय पदार्थ का देवता माना गया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई और भी रखें। प्रश्न में पूछा गया था ऋग्वेद में किस देवता को 200 सूक्त समर्पित है, तो सही आंसर होगा बी यानी 2 नंबर अग्नि। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न है खारवेल की रानी के द्वारा उदयगिरी के गुफाओं में निर्मित मंचपुरी गुफा किस मत से संबंधित है। फिर से सुनिए, खारवेल की रानी के द्वारा उदयगिरी के गुफाओं में निर्मित मंचपुरी गुफा किस मत से संबंधित है। आपके ऑप्शन है जैन, बौद्ध, अजीबक और शैव। सही जवाब होगा जैन। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी में कुल 35 गुहाओं की जानकारी मिलती है। उड़ीसा की ये गुहाएं जैन मत से संबंधित हैं, इतना तो ध्यान में रखें। अब कुछ उदयगिरी की गुफाएं जो हैं, उदयगिरी की गुफाओं में सबसे प्रमुख जो कहें वह रानी की गुफा, गणेश गुफा, मंचपुरी गुफा, हाथी गुफा, जय विजय गुफा, ये प्रमुख हैं। इस हाथी गुफा की बात करें अगर, यह हाथी गुफा अभिलेख के ऊपरी मंजिल पर रानी का अभिलेख है। खारवेल की रानी ने कलिंग के जैन भिक्षुओं के लिए मंचपुरी गुफा का निर्माण करवाया था। इसी हाथी गुफा अभिलेख में अंकित है कि खारवेल के मगध राज को पराजित कर जैन तीर्थंकर महावीर की प्रतिमा उड़ीसा से ले आया था। जबकि खंडगिरी की गुफाओं में एक प्रमुख गुफा है अनंत गुफा। तो इतनी सारी जानकारी इन गुफाओं के बारे में ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स डज नॉट बिलोंग टू द मॉडर्न पीरियड। निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है यक्षी, पालवाहक, हाथी, धौली में, मथुरा में खड़े बुद्ध की प्रतिमा, रामपुरवा, शांड शीर्ष स्तंभ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। एक्चुअली ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिए, स्टैंडिंग बुद्धा फ्रॉम मथुरा, स्टैंडिंग बुद्धा फ्रॉम मथुरा, यह गुप्त काल का है। जबकि बाकी जो तीनों जो हैं वह मौर्य काल से संबंधित हैं। यानी पूछा गया है कौन मौर्य काल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है। असीरिया के राजा अशुरबनीपाल ने किस शहर में एक महान पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। असीरिया के जो राजा थे वह अशुरबनीपाल थे। उन्होंने किस शहर में एक महान पुस्तकालय का निर्माण करवाया। निनवे, निमरूद, अशुर और बेबीलोन। इसका सही जवाब निनवे होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द सेकेंड मराठा वार। अब है द्वितीय मराठा युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन पढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि 1803 से 1805 थी, यह सही स्टेटमेंट है। पूछा गया कौन सा सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरे मराठा युद्ध का मुख्य कारण यह था कि अंग्रेज ने उत्तर में सिंधिया के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, यह गलत स्टेटमेंट है। दूसरे मराठा युद्ध का प्रमुख कारण पेशवा बाजीराव का अपदस्थ होना था, जो होलकर से पराजित होने के बाद वेशिन भाग गए थे और खुद को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेज़ों से मदद मांगी थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका गलत है। और सी की बात करें, इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सिंधिया और भोसले दोनों ने बेसिन की संधि स्वीकार कर ली और अपनी संप्रभुता अंग्रेज़ों को दे दी थी। यानी ए और सी इसका सही आंसर कथन है जो पूछा गया है, लेकिन बी वाला पार्ट इसका गलत है। तो इस तरह से इस प्रश्न से जुड़ा हुआ तथ्य ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की ओर है। आरमाइक भाषा विस्तृत रूप से मेसोपोटामिया में किस नदी
किस सदी से के बाद बोली जाने लगी थी? क्वेश्चन है, अरामाइक लैंग्वेज बिकेम वाइडली स्पोकन इन मेसोपोटामिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड? इसका सही जवाब होगा 1000 BC। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 1000 BCE के बाद वह विस्तार से बोली जाने लगी। मेसोपोटामिया में 1000 BCE के बाद अरामाइक भाषा विस्तृत रूप से बोली जाने लगी थी। अगले प्रश्न की ओर है, Which of the following statements is not true about the administrative reforms of Lord Curzon? लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। आपके जो ऑप्शन है, 1902 में पुलिस आयोग नियुक्त किया गया, 1902 में पुलिस आयोग नियुक्त किया गया, यह बिल्कुल सही है। तो यह स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा है, एंथनी मैकडोनल्ड के अधीन अकाल आयोग नियुक्त किया गया, यह भी सही है। अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, यह लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार से जुड़ा हुआ है। और तीसरा स्टेटमेंट है, 1901 में सिंचाई पर एक आयोग नियुक्त किया गया, यह भी सही है। 1901 में सिंचाई आयोग की भी व्यवस्था थी। और 1901 में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना की गई, यह भी सही है। जो आपने जातिगत जनगणना अभी बिहार में सुना होगा, यह फैक्ट जो है उस समय भी 1901 में भी पहली बार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरह से इसके चारों ऑप्शन सही हैं। तो पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो इसके चारों सही हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव। क्योंकि पूछा गया सही नहीं है, लेकिन जो चारों ऑप्शन दिए गए वो सब सही है, इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है, विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द अन्ना क्वाइन? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आना क्वाइन, आना आपने नाम सुना होगा, पहले ज़माने में चलता था मुगलों के टाइम में, सिक्का प्रचलन में लाया था? आपके ऑप्शन है शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ ने आना नामक सिक्का प्रचलन में लाया था। अगले प्रश्न की ओर है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? अंडर विच एक्ट वॉज द सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोविंसेस? आपके ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसके तहत द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर है, मैच द फॉलोइंग सूफी टर्म्स विद देयर रिस्पेक्टिव मीनिंग्स। निम्नलिखित सूफी शब्दों को उनके संबंधित अर्थों से सुमेलित कीजिए। खानका, खानका का जो संबंध है वह सूफी संतों की गतिविधियों का केंद्र था। और फना, फना एकाकार विलीन हो जाना, यानी अहम का दफन, वो फना कहलाता है। एक्चुअली ये जो शब्द हैं और उसका अर्थ अलग है। तो फना का अर्थ है एकाकार यानी विलीन हो जाना, दफन हो जाना। मनसवी, मनसवी जिसका अर्थ है वर्णात्मक कविताएं, मनसवी वर्णात्मक कविताएं। और रीजा, रीजा का मतलब आत्मसमर्पण होता है, आत्मसमर्पण। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके अर्थ भी दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने मिलान किया है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि इस तरह के शब्द प्रश्न में पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर है, हु वॉज द ऑथर ऑफ डिवाइन कॉमेडी? थॉमस मोरे, पेट्रार्क, दांते, मैकियावेली। दांते इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिवाइन कॉमेडी के ऑथर दांते थे। अगले प्रश्न की ओर है, ऑथर ऑफ बादशाहनामा। आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद अमीन काजवीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद वारिश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। बादशाहनामा
कि जो तीनों नाम ऊपर दिख रहे हैं आपको, मोहम्मद अमीन काजीवीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद बारिश, ये तीनों का संयुक्त कोशिश रहा था। बादशाहनामा के बारे में कुछ फैक्ट और भी ध्यान रखिए। यह शाहजहाँ के शासनकाल का इतिहास है। मोहम्मद अमीन काजवीनी ने शाहजहाँ के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा, जबकि उसके बाद के अगले 10 वर्षों का इतिहास जो है वह अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया, और मोहम्मद वारिस ने शाहजहाँ के संयुक्त इतिहास का वर्णन किया है। परंतु 20 वर्षों के बाद इतिहास उसने स्वतंत्र होकर लिखना शुरू किया था। तो इस तरह से इसका तीनों ऑप्शन ऊपर वाला सही है। तो ऑप्शन डी प्रश्न के आधार पे ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में। थैंक यू सो मच।